Hello and welcome class 10th in another video. In this video we are going to talk about heating effect of current. मतलब करंट आखिर अगर किसी एक इक्विपमेंट से पास होता है तो हीट करता है, ये सब जानते हैं, है ना। लेकिन अगर रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम लोग तो वो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को बहुत ज़्यादा रोक लेता है। और जब वो बहुत ज़्यादा रोक लेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या डिवाइस क्या हो जाएगा, वो हीट कर जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस हीट कर जाएगा। दैट उसका हम एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन मतलब कि हम रियल लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं भाई, आपके इमर्शन रॉड्स, है ना, बल्ब हो गया जो पहले के आते थे, अब तो नहीं, या हीटर हो गया जो गर्मियों में आप इस्तेमाल करते, सॉरी ठंड जाड़ों में आप इस्तेमाल करो, ठंड में आप इस्तेमाल करते हो, तो वो सारी चीज़ें उसके एप्लीकेशंस हैं। आओ उसको थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये। तो इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। 3 तरीके के इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स को वो प्रोड्यूस करता है। पहला है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा है केमिकल इफेक्ट। तो हम यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पढ़ने वाले, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स में तो भाई वो तो सेकंड पूरा चैप्टर ही बसा हुआ है, ठीक है। और केमिकल इफेक्ट ऑलरेडी आपने क्लास 8th वगैरह में देखा होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, तो वो अलग चीज़ है, वो थोड़ा सा केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे भी आगे। ओके, नाउ व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक निक्रोम वायर। निक्रोम क्या था आपका, याद करो, मैंने बताया था एक अलॉय होता है, ठीक है, मेटल से मिलके बना होता है, एक अलॉय होता है जिसका कि रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है ना। अच्छा, बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि जब हमारे पास नॉर्मल मटेरियल्स है तो अलॉय से रेजिस्टेंस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। भाई ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि क्या होता है ना कि जो आपके नॉर्मल मेटल के रेजिस्टेंस होते हैं वो टेम्परेचर के साथ क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, प्योर, अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो। लेकिन वो जो एलॉय होता है ना, वो क्या होता है कि जब निक्रोम वगैरह ये सब होते हैं, इनके रेजिस्टेंस भी हाई होता है, और प्लस होता क्या है, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते, ठीक है, इनकी वैल्यू घटती बढ़ती नहीं है। तो प्रैक्टिकल्स में ईजी होता है करना इसके थ्रू। तो इसी वजह से हम एलॉय यूज़ करते हैं रेदर दैन यूजिंग अ प्योर मटेरियल फॉर रेजिस्टेंस। ओके, सो वो रेजिस्टेंस वायर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और एक तरीके की हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे, हीट एनर्जी में। तो एनर्जी का कन्वर्जन तो क्लास 9th में भी आप लोगों को मैंने बताया रखा था, ठीक है। जस्ट एज मैकेनिकल एनर्जी यूज्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन कन्वर्टेड इनटू हीट, इन द सेम वे, जिस तरीके से electrical energy is also converted into heat energy when an electric current flows through a resistance wire. Thus, the role of a resistance in electrical circuit is similar to the role of the friction in mechanics. यानी कि friction का जो काम mechanics में होता है वही काम resistance जो है electric circuits में करता है, ठीक है। चलो, we will now derive a formula for calculating the heat produced when an electric current flows through a resistance wire. अब हम एक फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं। Since a conductor say a resistance wire offers resistance to flow of current, so obvious सी बात है, अगर वो resistance दे रहा है flow of current को, यानी कि रोक रहा है उसको, तो उसको रोक, करंट को रोक करके रखने के लिए उस वायर को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। उस वायर को क्या मतलब, उस करंट, वायर में दौड़ रही जो करंट है उसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। सो वर्क मस्ट बी डन बाय द करंट कंटिन्यूसली टू कीप इट सेल्फ फ्लोइंग। तो करंट को फ्लो करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब और ज़्यादा काम करना पड़ेगा ताकि वो फ्लो करता रहे। तो इसी वर्क को हम कैलकुलेट करेंगे। वी विल कैलकुलेट दिस वर्क डन बाय द करंट आई दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस वायर कैपिटल आर फॉर सम टाइम टी, स्मॉल टी, ठीक है। नाउ व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैपिटल क्यू मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो ऑब्वियस बात है करंट दौड़ती है तो चार्ज मूव करता है ना, मैंने बताया था भाई, चार्ज मूव करता है तभी तो करंट प्रोड्यूस होती है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैपिटल क्यू मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू इंटू वी। अरे याद करो, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू फॉर्मूला था ना, वहीं से आया है ना, कुछ नया थोड़ी है ये, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द करंट हम ये भी जानते हैं करंट की क्या डेफिनेशन होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से सेकंड नंबर इक्वेशन बन गई हमारी, 2 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब क्या करेंगे भाई, हमें ओम्स लॉ भी पता है, तो ओम्स लॉ की मदद से भी हमको क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा, जिससे कि हम v इज इक्वल टू आई आर। तो 3 इक्वेशन हमें मिल गई कि नहीं मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हम जो है
Q इज इक्वल टू आई इंटू टी जो कि इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाई थी, और V इज इक्वल टू आई इंटू आर जो कि इक्वेशन नंबर 3 हमने बनाई थी, उन दोनों को इक्वेशन को उठा करके यानी कि 2 और 3 को उठा करके हमको क्या करना है, हमको 1 के अंदर पुट कर देना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो उससे हमको मिलेगा क्या, उससे हमको मिलेगा ये कि हमारे पास एक नया फार्मूला होगा जो कि वर्क डन से रिलेट करके होगा। तो वो जो हमारा फार्मूला है वो ये वाला बन करके आया, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ सिंस हमारे पास ये आ चुका है, अब जो है हमारे पास बचा क्या है, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास नया फार्मूला आ गया, दैट इज़ W इज इक्वल टू आई स्क्वायर, करंट का स्क्वायर इंटू कैपिटल R दैट इज़ रेजिस्टेंस इंटू टाइम, जितने के लिए करंट फ्लो किया। Assuming that all the electrical work or done or all the electrical energy consumed is converted into heat energy, we can write heat produced, मतलब हम ये assume करेंगे कि जितना वर्क हुआ वो सारा का सारा एनर्जी में, हीट एनर्जी में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो हमारा W विल बी इक्वल टू H हो जाएगा। तो वहाँ से हमारा जो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आया था, तो W के जगह पे हम क्या लिख देंगे, H लिख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा H यानी कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो आप देख पा रहे होगे पावर का भी फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर था ना, बस एक टी ही तो आ गया। तो हीट एनर्जी में क्या है, पावर से भी तो रिलेट करके है ये, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से अब आप हीट निकाल सकते हो, कितने हीट कन्वर्ट हुई होगी। हाँ, इसका आंसर जो है जूल्स में लाना होगा आपको। कैसे लाओगे, दिस फार्मूला गिव्स अस द हीट प्रोड्यूस इन जूल्स व्हेन अ करंट ऑफ आई एम्पियर्स फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम्स फॉर टाइम टी सेकेंड्स। टाइम को सेकेंड्स में रखना होगा तभी आपका जूल्स में आंसर आएगा, ठीक है, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी लॉ को हम बोलते हैं ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं वहाँ पे, तो फुल मार्क्स मिलेगा। अब according to the Joule's law of heating given by the formula H is equal to I square into RT, it is clear that the heat produced in a wire is directly proportional to, किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, H is directly proportional to I का स्क्वायर, H is also directly proportional to R, H is also directly proportional to T। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रिप्रेजेंट करते थे बार बार मैं नहीं बताऊंगा, 9th में मैंने कई बार बताया, तो यू मस्ट नो इन दिस क्लास ऑल्सो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब क्या होगा अगर हम करंट को डबल कर देंगे तो हीट पे क्या इफेक्ट आएगा भाई, करंट को डबल करोगे ना तो हीट जो है उसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। यानी कि भाई अगर H इज इक्वल टू आई का स्क्वायर है, तो अगर हम करंट को डबल रख दें आई 2i कर दें तो 2i का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जो नया हीट है दैट विल बी क्या हो जाएगा, ये 4i का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम से बढ़ जाएगा भाई, है ना। तो ये आपका इस तरीके से, तो इफ़ वी डबल द करंट तो 4 गुने से बढ़ेगा आपका हीट। और रेजिस्टेंस को अगर हम दुगना करेंगे तो रेजिस्टेंस अगर डबल करेंगे तो हमारा हीट डबल हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। और बस टाइम को अगर हम, टाइम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टाइम अगर दुगना करेंगे तो रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा। ओके, सो एक और फॉर्मूला होता है आपका एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो कुछ इससे ही रिलेट करके है ये भी तो एनर्जी ही है, ठीक है। तो दोनों का यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं। चलिए, सो अ गिवन करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट पर यूनिट टाइम इफ टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन व्हेन इन कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी कि अगर हमको ज़्यादा करंट दौड़ाना है, यानी ज़्यादा हीट चाहिए, तो हम अगर मान लो हमारे पास रेजिस्टेंस को बढ़ाना है और हमारे पास कोई चारा नहीं है रेजिस्टेंस को बढ़ाने का, तो हम उसको कैसे कनेक्ट करें, पैरेलल कनेक्ट करें कि सीरीज़ कनेक्ट करें, ताकि वो ज़्यादा हीट करे। अगर उसको ज़्यादा हीट कराना है तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने का तरीका होता है कि सीरीज़ में कनेक्ट कर दो, क्योंकि पैरेलल में तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाती है ना, सीरीज़ में बढ़ती है, तो हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। तो इसको थोड़ा रीड करना, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की, थोड़ा न्यूमेरिकल है, इसको भी आप करना, नहीं तो हम क्लास में तो करने ही वाला है। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है रियल लाइफ में। भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर्स, वाटर हीटर एट्सेट्रा, है ना।
ऑल दीज हीटिंग अप्लाइंसेस कंटेन्स कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस, इनके सब के अंदर एक हाई रेजिस्टेंस की कॉइल होती है। किसी ने देसी वाला हीटर देखा, सीमेंट से जो बना होता है देसी हीटर, बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है लेकिन हो देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, वो रोल 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 कॉइल होती है, जो कि जैसे करंट पास होता है वो लाल हो जाती है, रेड हॉट हो जाती है, वो गर्म हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये सारे एप्लीकेशंस है, इसको आप रीड करिएगा, ठीक है, ज़रूर से। और आपका जो घरों में फ्यूज़ वायर लगा होता है, क्यों लगा होता है, ताकि ज़्यादा हीट आए तो हमारा अप्लायंस ना ख़राब हो, बट जो फ्यूज़ के अंदर का वायर होता है ना वो गल के टूट जाए और करंट का सप्लाई बंद हो जाए। देखो ये जो फ्यूज़ का काम तो यही होता है, समझ गए। तो ये कॉन्सेप्चुअल भी नहीं, मतलब ये तो थ्योरी पार्ट था, बस रीड करना था एक बार, उसमें समझाने का भी कुछ नहीं था। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा बेटा, और नहीं आएगा तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो सॉल्व करने का। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि थोड़ा सा समझने के ऊपर है, इसको भी रीड करके अच्छे से समझना है। मैग्नेटिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करिए, मुझे नोट्स कंप्लीट करके भेज दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा। ओके देन।